सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज आज वाली इस वीडियो में आप लोगों को जो 12th क्लास है इसका भाई चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और भाई वृद्धि, इस वाले चैप्टर को आज हम करने वाले हैं। वो भी नोट्स के साथ में मैं आपको ये वाली जो वीडियो है ये करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है भाई, तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। और भाई इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है सन्नी सर। ठीक है, और अगर आपको कभी भी कोई भी नोट्स चाहिए हो इस चैप्टर से रिलेटेड, या एसएसटी, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनमें से किसी से भी रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए हो तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं क्या कर सकूं, उनके भी नोट्स की वीडियो जो है वो अपलोड कर सकूं। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो इस वाले अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वाले अध्याय में जो है हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है, और जनसंख्या जो है वृद्धि किसे कहते हैं, और भाई प्रवास के जो बारे में भी भाई हम इस वाले चैप्टर में जानेंगे। और लोग जो है एक से दूसरी जगह, एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह पर जाते हैं तो क्यों, इसके पीछे के कारण क्या है। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो आज हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जो अगला टॉपिक है, टॉपिक पहला ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि जनसंख्या घनत्व की परिभाषा बताइए, यानी जनसंख्या घनत्व से स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई इसमें क्या है, इसमें भाई ये बताया गया है कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है, इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। जैसे कि भाई मान लो 1 किलोमीटर का दायरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये जो क्षेत्र है, इतनी बीच की जो दूरी है ये कितनी है? 1 किलोमीटर है। तो फिर भाई 1 किलोमीटर की जो दूरी है, इतने बीच में जो लोग रह रहे हैं ना टोटल मिलाकर के, जैसे भाई इतने बीच में मान लो कितने लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। तो भाई यही जो हो जाएगा जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 1 किलोमीटर का। क्लियर है? अब देखो भाई क्या होता है कि इसका सूत्र भी है। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है जनसंख्या बट्टे में क्षेत्रफल। ये भाई ये किसका सूत्र है? ये जनसंख्या घनत्व का सूत्र है। अब अगला वाला पेज स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर, हाँ, अब ये क्या है कि सघन आबाद क्षेत्र, सघन आबाद क्षेत्र, ये कौन से क्षेत्र होते हैं? भाई सघन आबाद क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आबादी जो होती है ज्यादा होती है, उन्हें सघन आबाद क्षेत्र कहते हैं। यानी विश्व में सघन आबाद क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर आबादी जो हो वो लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। यानी 1 किलोमीटर में लगभग कितने लोग हों? 200 से ज्यादा हों। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सघन आबाद वाले क्षेत्र, यानी घनी आबादी वाले देश। उन्हीं देशों को कहा जाता है जिनमें लोग जो हो 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 200 से अधिक होते हों। उदाहरण के लिए कौन कौन से देश हैं? यूरोप, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, और अमेरिका का जो है उत्तर पूर्वी भाग। तो ये, अब भाई देखो जनसंख्या वृद्धि जो होता है इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना एक तरह से। क्या होता है वृद्धि का अर्थ? वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जो भी जनसंख्या में परिवर्तन है, उन्हीं को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह परिवर्तन जो होता है 2 तरीके से हो सकता है। पहला जो होता है धनात्मक, दूसरा जो होता है ऋणात्मक। धनात्मक जो होगा ये भाई प्लस में जाता है, और ये ऋणात्मक घटा में जाता है। यानी कि भाई जब भी क्या होता है कि कोई भी एक क्षेत्र हो उसमें जब जनसंख्या क्या हो, बढ़े, तो वो धनात्मक परिवर्तन कहलाता है, और जब जनसंख्या घटे तो वो ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये था। अब देखो भाई ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये बताइए जनसंख्या में परिवर्तन के घटक क्या हैं? घटक का मतलब मैन किन कारण से जनसंख्या जो होती है वो एक से दूसरे स्थान पर लोग जो होते हैं वो रहने जाते हैं, क्यों? इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। इन कारणों से लोग एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या फिर जनसंख्या जो होती है किसी भी एक क्षेत्र में जनसंख्या जो है वो परिवर्तित होती जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे? भाई अगर क्या होगा, जन्म दर अधिक होगा, मान लो ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जन्म दर अधिक हो गया, तो भाई इस क्षेत्र में सिंपल सी बात है कि लोग अगर बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो आबादी इस क्षेत्र की बढ़ेगी। लेकिन वहीं क्या हो गया, अब इसी वाले क्षेत्र में लोग जो है वो मरने लगे, तो सिंपल सी बात है इस क्षेत्र की आबादी घट जाएगी। अब भाई मान लो क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो लोग हैं अचानक से उठ करके किसी और क्षेत्र में चले जाएं, तो यही जो होता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रवास। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से। अब कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि एक अंक वाले क्वेश्चन है। क्या?
कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाइबेरिया। क्या नाम है? लाइबेरिया। अब भाई अगला जो है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वो लेटविया है। और किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि जो है वो सबसे अधिक होती है? तो वो है अफ्रीका। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से बताया गया है। अब देखो प्रवास का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा जब मनुष्य जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। यानी व्यक्ति का एक से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहला जाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो ये बताया गया था उस वाले पेज में। अब हम इस वाले पेज को देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। अब देखो भाई इसमें उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान गंतव्य स्थान समझिए। देखो भाई मान लो ये एक नदी है और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से बह रही है। तो फिर भाई मान लो क्या ये यहाँ से बहना स्टार्ट हुई और यहाँ से ये ऐसे करके जो है बहती हुई यहाँ तक आई। ठीक, तो भाई उद्गम स्थान वो स्थान कहलाता है जहाँ से कोई भी एक चीज का निर्माण हो। तो यहाँ से जो थी ये नदी निकली, यानी यहाँ से इसका उद्गम हुआ, उद्गम यानी निकली थी, और फिर ये अंत में जाकर के खत्म हो गई, तो ये इसका गंतव्य कहलाता है। जैसे गंगा नदी है वो गंगोत्री से निकलती, तो उसका गंगोत्री जो हो जाएगा वो उद्गम स्थान कहलाएगा। और जब वो जाकर के सागर में मिल जाती है और मिल करके अपना अस्तित्व खो देती है तो वो उसका गंतव्य कहलाता है। क्लियर? अब देखते हैं, अब इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। जहाँ से चलते हैं उसे ही उद्गम स्थान कहते हैं और जहाँ पर जाते हैं उसे गंतव्य कहते हैं। प्रवास स्थायी भी हो सकता है और प्रवास अस्थायी भी हो सकता है तथा मौसमी भी प्रवास हो सकता है। यानी प्रवास 3 तरीके का होता है, पहला मौसमी और अस्थायी और स्थायी। अब देखो प्रवास क्यों होता है? कारण क्या है? या होते हैं तो कहाँ से कहाँ तक लोग जाते हैं? लोग पहला गाँव से शहर जाएँगे, सॉरी गाँव से गाँव जाएँगे, दूसरा गाँव से शहर जाते हैं, तीसरा नगर से नगर जाएँगे और नगर से गाँव की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है ये प्रवास होता है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो ये है कि प्रवास के कारण क्या है? लोग एक से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? तो इसके कुछ प्रतिकर्ष कारण है तो कुछ अपकर्ष। प्रतिकर्ष यानी अच्छे कारण, प्रतीक और सॉरी प्रतिकर्ष यानी बुरे कारण, बेरोजगारी, रहन-सहन, ये इनकी निम्न दशाएँ होती हैं और राजनीतिक उपद्रव बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रतिकर्ष कारण हो जाते हैं, यानी कि बेकार कारण हो जाते हैं। ठीक है? अब देखो और भी कुछ है, जैसे कि भाई मान लो क्या है प्रतिकूल जलवायु, महामारी, अशांति, लड़ाई-झगड़े, इनकी वजह से भी लोग एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं। काम के बेहतर अवसर के लिए भी लोग एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं, रहन-सहन की अच्छी दशाओं के लिए भी जानते हैं, शांति से रहने के लिए भी लोग एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसमें बताया गया है और अच्छी जलवायु के लिए भी लोग एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण कौन-कौन से हैं? अब जनसंख्या अधिक मात्रा में लोग कहाँ पर रहना पसंद करते हैं और क्यों? तो देखो भाई इसका कुछ प्राकृतिक कारण है यानी भौगोलिक कारण है। भौगोलिक का मतलब होता है प्रकृति से। प्रकृति से कैसे? भई जल की उपलब्धता। सिंपल सी बात है भई जहाँ-जहाँ पर लोगों को अधिक मात्रा में जल मिलेगा, लोग वहीं पर रहना स्टार्ट करेंगे। दूसरा भू आकृति। भू आकृति का मतलब ये होता है कि ज़मीन जो है जिसकी जिसकी जै जिस ज़मीन की जैसी बनावट होगी, वहाँ पर उसी हिसाब से लोग रहना पसंद करेंगे। जैसे भाई मान लो कहीं पर बड़े-बड़े पहाड़ हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर लोग जो है वो रहना पसंद करेंगे, सॉरी रहना कम पसंद करेंगे। लेकिन भई मान लो ये सपाट जगह है, तो ऐसे क्षेत्र पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इस क्षेत्र पर क्या रहता है कि इस क्षेत्र पर घर आसानी से बन जाते हैं और आसानी से सड़कें बन जाती हैं, सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, वो भी कम कीमतों पर। लेकिन वहीं पर पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा महँगाई में हो पाता है क्योंकि घर मजबूत बनने होते हैं और सड़कें भी आसानी से नहीं बन सकती वहाँ पर, तो इसलिए। और देखते हैं कि और क्या कारण है? अब ये हाँ, यहाँ से और भी है मृदा। मृदा का मतलब अब भाई देखो मान लो क्या है लोग हमारे हमेशा जो होते हैं एक जैसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं और जहाँ पर भाई मृदा उपजाऊ होगी तो लोग वहीं पर रहना पसंद करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, लोग एक जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जब उनको वहाँ पर मृदा जो होगी वो उपजाऊ मिल जाएगी तो वहाँ पर भी लोग रहना पसंद करेंगे। अब कुछ आर्थिक कारण, पहले मैंने बताया प्राकृतिक कारण, अब बता देता हूँ आपको आर्थिक कारण। आर्थिक यानी रुपए पैसे से रिलेटेड जो कारण है वो। यानी औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का मतलब जहाँ फैक्ट्रियाँ होंगी लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। दूसरा
नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब होता है लोग ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पर भाई नगरीकरण क्षेत्रों में क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है, जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ, शिक्षा, ऐसी जो सेवाएँ हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। इसलिए लोग नगरों में यानी शहरों में ज़्यादा रहना पसंद भी करते हैं। खनिज जहाँ पर होंगे वहाँ पर भी लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि खनिजों को बाहर निकालने के लिए भी, क्योंकि खनिज वो होता है, मान लो ज़मीन है, तो ज़मीन के काफ़ी अंदर खनिज पाया जाता है, तो इस खनिज को भाई बाहर निकालना है, तो इसके लिए भी तो मज़दूर चाहिए। तो इसलिए भाई उन मज़दूरों को भाई रोज़गार मिल जाएगा, तो इसलिए मज़दूर ऐसी जगह पर भी रहना पसंद करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से था। अब ये वाला पेज देखते हैं कि कार्य और भाई क्या है, हाँ, अब ये देखिए जनांकीय संक्रमण मॉडल या सिद्धांत, ये क्या है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये कैसा सिद्धांत है? ये भाई ऐसा सिद्धांत है, इसके ज़रिए हम आज की जनसंख्या के हिसाब से आने वाली जो जनसंख्या है या फिर पहले जितनी जनसंख्या रह चुकी होगी, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसी को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो उपयोग जो होता है वो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन का मतलब पता लगाने के लिए और भविष्य की जनसंख्या जो है उसका पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, ये 3 अवस्थाएँ हैं, इन अवस्थाओं के बारे में भी जानते हैं। प्रथम अवस्था जो थी ये अविकसित अवस्था थी और उच्च जन्म दर थे इस टाइम पर और उच्च मृत्यु दर भी थे, यानी लोग तेज़ी से पैदा तो हो रहे थे, लेकिन तेज़ी से उस टाइम पर मर भी रहे थे जब प्रथम अवस्था चल रही थी। इस समय जनसंख्या बहुत धीरे-धीरे बढ़ रही थी। ज़्यादातर लोग जो थे वो खेती में ही जुटे हुए होते थे। जीवन प्रत्याशा कम होती थी, यानी कि भाई जीवन जो थे वो जीते कम लोग थे, मर जाते थे। और क्या था कि लोग जो है वो लोग प्रथम अवस्था में जो है ज़्यादातर अशिक्षित यानी अनपढ़ हुआ करते थे प्रथम अवस्था में। लेकिन अब हम देखते हैं सेकंड अवस्था। अब देखो भाई सेकंड अवस्था ये क्या कह रही है कि भाई सेकंड अवस्था में क्या है कि प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता यानी सेक्स जो है वो ज़्यादा है। किसमें? द्वितीय अवस्था में। और भाई क्या था, लेकिन सॉरी, प्रथम अवस्था में प्रजनन यानी सेक्स ज़्यादा था, प्रजननशीलता, ठीक है, ये ज़्यादा थी। लेकिन अब द्वितीय जो क्षेत्र था, ठीक है, इसमें समय बीतने के साथ साथ ये क्षमता घटी, है ना? अब स्वास्थ्य संबंधित दशाओं पर सुधार भी दिया जाने लगा। जनसंख्या जो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार भी होने लगा। खेती को लोग छोड़ कर के भी अन्य कार्य करने लगे द्वितीयक क्रिया में। प्रथम जो क्रिया जो थी, है ना? उसमें क्या था कि सॉरी, क्रिया नहीं, अवस्थाएँ। तो प्रथम जो अवस्था थी उसमें लोग खेती से ही जुड़े थे, लेकिन अब लोग सुधरे। द्वितीय अवस्था, अब लोग इसमें सुधरे। इसमें भाई खेती के अलावा भी अन्य काम करने लगे। जनसंख्या पढ़ी-लिखी भी होने लगी थी इस टाइम पर, तो ऐसी। अब देखते हैं तृतीय अवस्था में क्या हुआ था। अब देखो तृतीय अवस्था जो है, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही घटे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या या तो इस टाइम पर स्थिर थी या फिर बिल्कुल ही धीमी थी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या जो था वो नगरीय तथा शिक्षित हो जाती है। तकनीकी ज्ञान भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा था। निष्कर्ष इसका ये निकला कि जनांकीय सिद्धांत ने भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगा लिया था इसके ज़रिए। तो ये चीज़ें चल रही थी उस टाइम पर, ठीक है। और देखते हैं कि और क्या हुआ था। तो हाँ, ये अब लास्ट टॉपिक है, ये देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएँ क्या-क्या हैं? अगर जनसंख्या अधिक बढ़ती है, तो उससे क्या-क्या समस्याएँ पैदा हो सकती हैं? पहला, संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। भई अब लोग जो हैं, संसाधन उतने ही, लेकिन आबादी बढ़ गई है। तो इससे भई जो संसाधन है जिनका हम यूज़ करते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन पर दबाव पड़ेगा ना। उनकी ज़रूरत एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैलेगा, विकास में बाधा भी आएगी इस तरीके से, और भरण-पोषण में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ें थी, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आज की इस वीडियो में जो कुछ समझाया है वो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक? अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं भाई क्या कर सकूँ, उस कमेंट का रिप्लाई जो है एक छोटी-सी शॉर्ट सी जो वीडियो है, उस पर मैं आप लोगों का कमेंट जो है वो उसका रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है? तो मिलते हैं ऐसी ही आपसे एक प्यारी सी वीडियो में, बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।